नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ईरान ने नई मिसाइल्स बनाने की जो क्षमता हासिल की है वो और तेज़ हो गई है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिसाइल्स बन रही हैं नई, और साथ में ड्रोन्स भी बन रहे हैं। आज यही विषय है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का एक सबसे बड़ा हेडेक अभी ये हो गया है कि आखिरकार इतनी गति से, इतनी स्पीड से ईरान जो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके पास कितनी मिसाइलें और बची हैं। पहले कहा जा रहा था कि 3,000 मिसाइलें हैं, फिर कहा जा रहा था शायद 5,000 तक हों। लेकिन इनके पास जो मिसाइल बनाने के लिए सोडियम परक्लोरेट है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर है। और अभी 2 जहाज चाइना से चल के और पहुंचे हैं। शाब्दिस नाम का एक जहाज तो ऑलरेडी चाबहार पे पहुंच चुका है 17 तारीख को। और आज जबकि 20 तारीख है, तो एक और जहाज, या तो मार्जिन उसका नाम है, सोडियम परक्लोरेट के साथ में, वो या तो आज चाबहार पे पहुंचेगा या बंदर अब्बास पे पहुंचेगा। जब इसकी डॉकिंग होगी तभी पता लग पाएगा। ये दोनों जहाज भी सोडियम परक्लोरेट लेकर आ रहे हैं। एक तो पहुंच गया है और काफ़ी भारी क्षमता में, हज़ारों टन के अंदर ये क्या कहते हैं कि सोडियम परक्लोरेट ला रहे हैं, जिससे कि सैकड़ों और नई मिसाइल्स बन सकती हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों और नई मिसाइल्स बन सकती हैं। अब नेतन्याहू और ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं इनकी ड्रोन ख़त्म हो गए, इनकी मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं। ये कुछ नहीं है कि ये लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए, अपने आप को उत्साहित करने के लिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं। और ये भी कहना कि ईरान की लीडरशिप ख़त्म हो गई है। ट्रंप की तरह नेतन्याहू ने भी मीडिया के सामने आकर जंग में अपनी विक्ट्री का दावा किया है और कहा है कि अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की पावर बिल्कुल नहीं बची है, हमने सब खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात सबको पता है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं। जो आईआरजीसी का भी जो दावा है और जो बाकी भी कई जो सूत्र हैं वो बताते, जो वहाँ से खबरें छन छन कर आती हैं कि टनल्स के अंदर नई मिसाइल्स बनाने का काम लगातार पहले दिन से ही चल रहा है और लगातार चल रहा है, ये रुका नहीं है। जब जंग शुरू हो गई थी तो उसके बाद तो मिसाइल बनाने का, नई मिसाइलों को बनाने का काम और तेज़ गति से शुरू हो गया था। और साथ में ड्रोन्स भी बहुत तेज़ गति से बनाए जा रहे हैं। ड्रोन्स तो अब कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 40-50 हज़ार जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ड्रोन्स का निर्माण हो रहा है, और उसको तो घर की छत से भी आप कहीं भी भेज सकते हो। तो जो मिसाइलें अब इस्तेमाल की जा रही हैं वो एक किस्म से कहा जाए तो बड़ी नई किस्म की मिसाइल्स आ रही हैं। इसमें पहली बार जो छोड़ी है इस बार, जिसका कल रात को उपयोग किया गया, वो नसरल्ला मिसाइल है। ये पहली बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है और 1500 किलोमीटर तक की मार है। और इससे भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 65th वेव जो थी उसके अंदर पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये दरअसल एक पुरानी एक मिसाइल थी, इनकी कदर या गदर जो थी उसका एक एडवांस वर्जन इसको बताया जा रहा है। अब आईआरजीसी ने यह भी कहा था कि हमने अभी तक जो मिसाइल्स जो इस्तेमाल किए हैं पुरानी मिसाइल्स हैं, 10-15 साल पुरानी है। नई मिसाइल्स तो अब हम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, और इसमें खुर्रम शहर हो गया, फतेह हो गया, अब ये नसरल्ला बीच में निकल के आई है। तो इससे ऐसा लगता है कि थोड़ी इनकी तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर से इसको एक हिजबुल्लाह के जो मारे गए नेता हसन नसरल्ला के नाम पर रखा गया है, तो एक बदले के रूप में है। और ये एडवांस है और काफ़ी प्रिसिशन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको हाई वैल्यू टारगेट्स जो है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस मिसाइल में एक साथ कई वॉर हेड्स ले जाए जा सकते हैं, यानी कि फिर से वो मल्टी वॉर हेड्स हैं, जो एक किस्म से कहा जाए तो जैसे बंकर को भी तोड़ा जा सकता है, रिफाइनरीज को भी तोड़ा जा सकता है, और जो मजबूत जो चीज़ें उनको तोड़ा जा सकता है। तो इसकी वजह से जो इसराइल के अंदर जो बंकर्स वगैरह हैं जहाँ लोग छुपे होते हैं, उनके ऊपर भी इसका अटैक काफ़ी प्रेसिशन के साथ मारा जा सकता है। तो ऑयल रिफाइनरीज हों, एयरबेस हों, कमांड सेंटर हों,
इनके ठिकानों पर हमला करने के लिए नसरल्ला को तैयार किया गया है। 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। मैक 5 की स्पीड है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7000 8000 किलोमीटर की स्पीड है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आयरन डोम वगैरह, आयरन बीम वगैरह, एरोज वगैरह सब फ्लॉप हो चुके हैं। और तेल अवीव हो, हाइफा हो, लगातार वहाँ पर एक किस्म से जो अटैक हो रहे हैं वो चल रहे हैं। जंग के अंदर ईरान की मजबूती अभी भी निकल कर आई है। और एक बात अभी बिल्कुल साफ हो गई कि जहाँ ट्रंप का यह कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि पार्स गैस फील्ड के ऊपर हमला जो इसराइल ने किया है वो मुझसे बिना पूछे किया, ये अपने आप को फेस सेविंग है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ये पता था अमेरिका को ये क्या हो रहा है, और इसराइल तो घसीट के लाया है। अब इसराइल डिनाई कर रहा है कि मैंने अमेरिका को इस जंग में नहीं घसीटा, अमेरिका खुद आया। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी जो ज्यूज़ की लॉबी है इतनी स्ट्रांग है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन इस समय जो इमर्ज हो रही है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इस बीच 200 बिलियन डॉलर की फंडिंग पेंटागन ने तुरंत मांगी है। अब किस लिए मांगी है, क्यों मांगी है, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम आपको ब्लैंक चेक नहीं देने वाले, आप हमें बताओ किस चीज़ के लिए कितने पैसे चाहिए, तब हम उसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे। आप सोचते हो कि 200 बिलियन डॉलर मांग लिए, मैं आपको दे दूंगा, तो मैं आपको देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आप मुझसे उम्मीद ना करें। तो ये पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं, और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए कितने पैसे चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। इस बीच में एक ईरान ने F-35 को हिट किया और उसके कुछ वीडियोस भी सामने आ गए। अब तो अब एक प्रश्न उठता है कि जो नेतन्याहू कह रहे थे, ट्रंप कह रहे थे, हमने सारी की सारी जो क्या कहते हैं कि इनकी क्षमता ख़त्म कर दी है पूरी की पूरी ईरान की, तो फिर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी बाकी बची थी कि ईरान ने F-35 को गिरा दिया या उसको काफ़ी हद तक डैमेज किया है? ये भी सवाल उठ रहे हैं इसके अंदर। साथ में कतर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसके 17% से 20% की जो गैस कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो उसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, और उसको वापस लाने में कम से कम नहीं तो 5 साल लगेंगे, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्बादी हुई है, जो बहुत भयंकर अटैक हुआ देखा जाए तो ईरान का उसके ऊपर, तो कतर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 20% की उसकी जो कैपेसिटी बर्बाद हो चुकी है, और जो कैपेसिटी अभी बाकी बची है उसको भी दोबारा एक्टिवेट करने में बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि अगर ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाती है तब भी उसके बाद में नॉर्मलाइज करने में 6 से 8 महीने या 1 साल तक लग सकता है कि उन गैस फील्ड्स को दोबारा से एक्टिवेट करके सप्लाई लाइन को दोबारा से ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो मैं कह सकता हूँ, इस बीच में अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो गिर चुके हैं, जिसमें एक तो टैंकर गिरा था, 5 टैंकर और जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने मारी थी उसमें ध्वस्त हो गए थे, 3 F-15 भी जा चुके हैं। इसके अलावा एक दो और भी उसके एयरक्राफ्ट हैं जो क्रैश हुए हैं। साथ में सुनने में आया कि 9 उसके MQ-9 जो रीपर ड्रोन्स हैं, बड़े ड्रोन्स हैं जिनकी एक एक कीमत 400-400 500-500 करोड़ रुपए है, वो भी मार दिए गए हैं। उसको ईरान ने अपने शाह ड्रोन से मार गिराया है। तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। 16 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का लॉस अब तक इस पूरे के पूरे मसले पर हो चुका है। एक खबर अब लास्ट में हम देना चाहेंगे नेपाल से, कि नेपाल में बालेंद्र शाह प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और 27 मार्च को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। उनकी पार्टी आरएसपी को 182 सीटें मिली हैं, और ये क्या कहते हैं कि एक किस्म से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और इसे आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी करीब करीब ये हो चुकी है। और अब 27 मार्च को वो, हालांकि नया संसद का भवन अभी तैयार नहीं है तो पुराने में बैठेंगे, लेकिन शायद पब्लिक के सामने ये शपथ लेने जा रहे हैं, और 27 मार्च को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, वोट टेकिंग सेरेमनी होगी, और वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कुल मिला के आरएसपी को 182 सीटें मिली हैं, नेपाली कांग्रेस को 38 सीट्स, क्योंकि उसमें 300 सीटों का है रहता है ना पूरा का पूरा, ये तो एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी होता है उसके अंदर। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML को 25 सीटें मिली हैं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 17 सीटें मिली हैं, श्रम संस्कृति पार्टी को 7, और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को
5 सीटें मिली हैं। तो आरएसपी जो इनकी पार्टी है उसको 182 सीटें मिली हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ड्रबिंग मिली है, ख़ास तौर से सारे के सारे दोनों कम्युनिस्ट पार्टी को मिला लो तो भी उनको मिला के सिर्फ 300 में से 42 सीटें मिली हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस को 38 सीट्स मिली हैं। तो काफ़ी बड़ा सेटबैक है, लेकिन पॉलिटिक्स में सेटबैक्स आते हैं तो इसको हमें इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि हमेशा के लिए चले गए हैं। अगर बालेंद्र शाह अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो जनता उन्हें भी उखाड़ कर फेंक देगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक्स दिए हैं, साथ में हमने जीपे और फ़ोनपे का लिंक भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।